हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड हम लोग कर चुके हैं। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरी ऐप जो है इसको आप एडुसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और प्लस टू की जो प्रेपरेशन है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स की अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट एडुसम ऐप के अंदर मैंने प्रोवाइड किए हैं। ये फ्री स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं और प्लस टू का भी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि जब एग्रीगेट डिमांड जो है कॉरिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो जितनी कॉरिस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई है उससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, और इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप से मेजर कर सकते हैं। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है कि हमारा आउटपुट कांस्टेंट होता है और अगर डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो प्राइस लेवल जो है बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस, और ये एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। और कहाँ पे ज्यादा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। It is a situation when aggregate demand is in excess of the available flow of goods and services at full employment level. तो full employment level पे क्या होता है कि resources की proper utilization हो चुकी होती है, demand बढ़ती है, लेकिन supply of goods and services को हम increase नहीं कर सकते। और जब demand increase होती है तो definitely वो जो है प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटपुट तो उतना ही रहता है, आउटपुट को हम बढ़ा नहीं सकते फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, लेकिन प्राइस लेवल जो है बढ़ जाता है। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेना है आउटपुट, इनकम एंड जो है जीडीपी, और यहाँ पे हम लेना है एग्रीगेट डिमांड, और ये जो है एग्रीगेट सप्लाई है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और ये हमारा जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये हमारा आउटपुट है। और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड प्लान है जो लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट जो है इतना ही है। तो ईएफ जो है डेट इज द एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा आउटपुट इतना है, लेकिन डिमांड जो है यहाँ पे इतनी है। तो ये जो एक्सेस डिमांड है दैट इज द ईएफ। एक्सेस डिमांड को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड एट प्लान लेवल माइनस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज इन द एक्सेस ऑफ द फुल अवेलेबल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और प्राइस क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो प्राइस लेवल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक्सेस डिमांड के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि जहां पे जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है दैट एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड होती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि सप्लाई कांस्टेंट होती है, और ये जो सप्लाई कांस्टेंट है डिमांड ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न होगा। इन्फ्लेशनरी गैप को हम इस तरह से शो कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, तो ये कर्व इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईएफ जो है दैट इज द एक्सेस डिमांड, दैट इज द इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि सप्लाई इतनी ही है आउटपुट की, लेकिन डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न करता है, प्राइस लेवल हमारा बढ़ जाता है।
एक्सेस डिमांड का मतलब है प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है और आउटपुट कांस्टेंट रहता है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। और आउटपुट जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहाँ पे जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो दैट इज द रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो कांस्टेंट रहेगी, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इंक्रीज नहीं कर सकते। सोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, तो ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो कांस्टेंट रहती है, चाहे मार्केट वैल्यू जो होती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो इन्हांस हो जाती है। और उसी तरह एक्सेस डिमांड की वजह से वेज स्पाइरल भी होता है क्योंकि जैसे एक्सेस डिमांड बढ़ती है तो वहां पे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेशली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है जिसके अंदर लेबर जो है वेजेस की डिमांड करती है। राइज इन वेजेस से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेबर और वेजेस की डिमांड करती है। क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी होती है, डिमांड ज्यादा है बट आउटपुट कांस्टेंट है, तो प्रोड्यूसर इस सिचुएशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट का लॉस होता है। तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि देखो जो एक्सेस डिमांड है इसका लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और उसी तरह लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम बढ़ा नहीं सकते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस लेवल शूट अप कर जाता है। एक्सेस डिमांड के जो कॉजेज है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो वो अब कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, सेविंग कम करते हैं। गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो रिड्यूस हो गए हैं, तो लोगों की खर्च करने की जो इनकम है वो बढ़ जाती है जिससे वो चीजों की डिमांड करते हैं। इम्पोर्ट के अंदर कमी आ गई है जिसकी वजह से वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें जो है इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट हो जाती हैं। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजों की डिमांड बढ़ती है। अब हम एक्सेस डिमांड को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट की टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड होती है। फिस्कल मेयर जो होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर चेंजेस हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जो है बेसिकली क्या होता है कि जब एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है और सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं करती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जैसे सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट्स को रिड्यूस करती है, और उसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करती है ताकि यहाँ पे जो होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाए, ताकि लोगों के पास जो है इनकम ज्यादा ना रहे, ज्यादा मनी की सप्लाई ना हो जिससे वो चीजों की डिमांड ना कर सके। तो यहाँ पे दो मेयर्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड दी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है बैंक रेट इनहांस कर दिया जाता है। बैंक रेट के अंदर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो मतलब बैंक रेट इंक्रीज करके क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है उसको कम किया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो रेपो रेट है उसको भी क्या होता है कि जो रिवर्स रेपो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट जो है कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है, तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज कर दिया जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट है। तो एक्सेस डिमांड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी सेल करती है ताकि लोग जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करे तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला जाए जिससे वो चीजों की डिमांड ना करे। और उसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के अंदर के इतना मिनिमम अमाउंट जो है बैंक्स ने अपने पास रखना है वो भी इंक्रीज कर देती है ताकि बैंक्स के पास मनी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाए। कैश रिजर्व रेशियो के इतना मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड लाइबिलिटी जो है सेंट्रल बैंक के पास रखना है तो वो उसको भी इंक्रीज कर देती है।
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो आपने 100 रुपीज का लोन लेना है, तो पहले आप 20 रुपीज अपनी पॉकेट से डालते हो, 30 रुपीज ज्यादा डालते हो। तो उसी तरह जो सेंट्रल बैंक है वो पर्सुएड भी करता है, प्रेशराइज भी करता है कि आपने ज्यादा लोन नहीं देना, क्रेडिट राशनिंग करती है। और जो बैंक जो है कमर्शियल सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है उसको वायलेट करते हैं तो उनको खिलाफ जो है डायरेक्ट एक्शन भी लेती है।